गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, आप सभी को विदित है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारी मानव जाति के ऊपर आफत बनकर छाई हुई है और आपको इस बात का भी ज्ञात है कि इस आफत से हमें किस प्रकार से लड़ना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकार के बताए हुए दिशा निर्देशों को फॉलो करें। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आप सभी को पता है कि हमने 2 क्लासों में मौलिक अधिकारों के संबंध में बात की। आज उसको तीसरी क्लास के माध्यम से समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। कल हमने बात की थी अनुच्छेद 28 तक। आज हम बात करना चाहते हैं अगले मौलिक अधिकार के बारे में। देखिए, अगला मौलिक अधिकार है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये इसकी जानकारी मिलती है हमारे आर्टिकल 29 और 30 के मध्य। देखिए, 29 क्या बताता है? 29 आर्टिकल है, वो बताता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक हैं वर्ग है, अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। देखिए, अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक क्या होता है? अगर हम अल्पसंख्यक के बारे में पढ़ें तो अल्प का मतलब होता है कम और संख्यक का मतलब होता है संख्या, यानी जिनकी कम संख्या है। आपको पता है कि हमारे देश में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, तो हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्म हमारे यहां पर अल्पसंख्यक ही हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना। तो यह आर्टिकल बताता है अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा कर सकता है, उसके संबंध में यह जानकारी देता है। अगर हम फिर बात करें अगले आर्टिकल की, तो अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 30। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थाओं की और उसके प्रशासन की स्थापना कर सकते हैं। यानी अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थाओं, अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्था और उसके प्रशासन की स्थापना कर सकते हैं। इसके बारे में यह आर्टिकल है हमारा जो 30, ये जानकारी देता है। ये अल्पसंख्यक अपनी स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और सरकार इनको या राज्य इनको अनुदान देने में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आप इस बात का भी ध्यान रखना। देखो, जो मदरसे होते हैं जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है वो भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जहां पर विशेष रूप से शिक्षा दी जाती है। और जो हमने कल बात की थी आर्टिकल, जब हम बात कर रहे थे 28 की, तो उसमें जो सामान्य उद्देश्य से जो शिक्षण संस्थान है वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन आर्टिकल 30 में विशेष उद्देश्यों के लिए ये शिक्षण संस्थान है, तो यहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 31 के बारे में। देखिए,
उसके बाद है अनुच्छेद 31। इसमें क्या है, इसमें था संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था, जो हमारा पहले 7वां मौलिक अधिकार था, इसको 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई ने इसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना। देखो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं। 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इसका मतलब 1978 में। और एक हुआ था 42वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1976 में। तो जैसे आपने यहां पर जोड़ किया है, ऐसे ही यहां पर भी इनका जोड़ कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे। तो 4 और 2 कितने होते हैं, 6। इसके लास्ट में 6 और इसके लास्ट में 8 है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि 44वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था या 1978 में हुआ था। तो आप इस बात को ध्यान रखना, 4 और 4 8 यानी 78, 4 और 2 6 यानी 76। इस बात को ध्यान रखना। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में विधिक अधिकार बना दिया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बताता है हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में। देखो जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हमने कल भी इसके बारे में बात की थी, तो अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट हैं जो वो दायर करता है, यानी 5 प्रकार की याचिका दायर करता है। उसके बाद जो हाई कोर्ट है हमारा, वो अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की याचिकाएं दायर कर सकता है। रिट के मामले में हाई कोर्ट को ज्यादा शक्ति प्राप्त है कि वो एक याचिका ज्यादा कर सकता है। जो छठी रिट है वो कौन सी दायर ज्यादा कर सकता है, तो ये होती है इंजंक्शन की। इंजंक्शन का मतलब होता है तत्काल राहत दी जाती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट दायर कर सकता है और हाई कोर्ट 6 रिट। छठी रिट है इंजंक्शन, ठीक है, इसमें तत्काल राहत की बात करता है हाई कोर्ट। देखो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है वो पूरे भारत पर लागू होती है, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट दायर की जाती है वो कुछ एरिया पे लागू होती है, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना, ये पूरे भारत पर और ये कुछ क्षेत्र पर यानी किसी सीमित राज्य पर, किसी एक राज्य पर लागू होती है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो सुप्रीम कोर्ट इसके संबंध में कौन कौन सी रिट दायर करता है, हम उस बात को भी देख लेते हैं। सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, हैबियस कॉर्पस। इसमें अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बना लिया जाता है तो न्यायालय उस अधिकारी को जिसने बंदी बनाया है उसको ऑर्डर देता है, आदेश देता है कि आप उसको 24 घंटे के अंदर सशरीर पेश किया जाए, वो यानी शरीर सहित पेश किया जाए। ये जानकारी देती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अगर वो अधिकारी समय और सीमा पर अगर न्यायालय में पेश नहीं करता है तो उस अधिकारी को भी हमारा जो न्यायालय है वो पनिशमेंट दे सकता है। तो इसमें बता रखा है बंदी जो व्यक्ति है उसको शरीर सहित पेश किया जाए। देखिए ये जो रिट है ये राष्ट्रपति और हमारे जो राज्यपाल होते हैं
उनके संबंध में लागू नहीं होती, क्योंकि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 361 है वो उनकी रक्षा करता है, ठीक है, इनके संबंध में ये लागू नहीं होती। आप इस बात का भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें अगली रिट की, तो अगली रिट क्या होती है? अगली है परमादेश। परमादेश यानी मैंडेमस। इसमें क्या होता है? अगर कोई अधिकारी या कोई संस्था जो उसको निर्धारित कार्य दिया हुआ है वो उस कार्य को न करे, तो न्यायालय उस संस्था या उस अधिकारी को आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्यों को करिए, आप अपने कार्य को करें। देखो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये होता है परम जमा आदेश, यानी परमादेश। उसको कहा जाता है, आदेश दिया जाता है कि आपका जो कार्य है आप उसको करें, यह आपका अधिकार है। इसके बाद ये होता है परमादेश। अगर हम अगली रिट के बारे में बात करें तो तीसरी रिट है हमारी प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का इसका मतलब होता है रोकना। देखो अगर कोई संस्था या अगर कोई न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करता है तो ऊपरी न्यायालय उसको रोक सकता है कि आप रुक जाओ, ये आपका क्षेत्राधिकार नहीं है, ये आपका कार्य नहीं है, तो इसमें रोका जाता है, ठीक है। और इसमें कार्य कंप्लीट हो जाता है, को कार्य कर चुकी होती है वो संस्था, तब उसको रोका जाता है। और चौथी रीट होती है उत्प्रेक्षण यानी सर्शियोरी। सर्शियोरी में क्या है? इसमें भी लगभग यही बातें दे रखी हैं। इसमें कार्य जो है वो कर रही होती है, इसमें कंप्लीट नहीं होता। इसका मतलब होता है रद्द करना। रद्द करना। इसमें भी ऊपरला न्यायालय नीचे वाले न्यायालय हैं उनको आदेश देता है, उनको कहता है कि आप रुक जाओ, आप ये कार्य मेरे पास भेज दीजिए। और अगर निचली अदालत ने किसी निर्णय की सुनवाई करते हुए अगर उस पर निर्णय दे दिया है तो ऊपर वाला न्यायालय उस निर्णय को खारिज कर सकता है, रद्द कर सकता है और नए सिरे से मामले की सुनवाई कर सकता है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखना। इसमें कार्य कंप्लीट नहीं हो पाता है, ऊपरला अगर हो भी जाता है तो उस निर्णय को रद्द कर दिया जाता है ऊपरी न्यायालय के द्वारा। फिर हम अब बात करना चाहे अंतिम रिट की, तो अंतिम है अधिकार परीक्षा यानी क्यो वारंटो। अधिकार परीक्षा। देखो अगर इसमें किसी व्यक्ति की नियुक्ति वैधानिक रूप से नहीं हुई है किसी पद पर, तो उसको न्यायालय क्या कहता है कि आप अधिकार सिद्ध कीजिए। इसका अर्थ ही होता है कि किस अधिकार से, कि आप किस अधिकार से इस पद पर विराजमान हैं, आप अधिकार अपना सिद्ध कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग फर्जियां डिग्री बनवाकर किसी वैधानिक पद पर या किसी ऊपरी पद पर पहुंच जाते हैं, तो उनको फिर कहा जाता है कि आप सिद्ध करिए कि आप इस पद के योग्य हैं भी या नहीं हैं। और जिनकी डिग्रियां फर्जी पाई जाती हैं तो फिर उनके ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज भी होता है। तो इसमें दिया गया है वारंटों में इसके संबंध में, आप इस बात को ध्यान रखना। ये बात है 32 के अंदर। अब हम बात करें आर्टिकल 33 की, तो अनुच्छेद 33 है वो क्या बतलाता है? अनुच्छेद 33 ये कहता है
कि हमारी संसद चाहे तो, यानी संसद को पुलिस, खुफिया एजेंसी, खुफिया एजेंसियां या सुरक्षा बल, अगर हमारी संसद चाहे तो पुलिस, खुफिया एजेंसी और सुरक्षा बल के सदस्यों को के मौलिक अधिकारों को, जो उनके मौलिक अधिकार हैं उनको सीमित कर सकती है हमारी संसद। इन तीनों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, कम कर सकती है। और इनको कम क्यों करती है? राष्ट्रीय हित के विषयों को मद्देनजर रखते हुए इनके अधिकारों को सीमित कर सकती है। तो ये अधिकार किसको है? हमारी संसद को है। ये अधिकार किसी राज्य की विधानमंडल को नहीं है। आप इस बात का भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय हित को मद्देनजर रखते हुए इनके अधिकारों को कम किया जाता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 34 की, तो 34 यानी 34 आर्टिकल क्या बताता है? 34 आर्टिकल कहता है अगर कहीं पर दंगे हो जाएं, अशांति स्थापित हो जाए या अशांति हो जाए, या वहां पर नियम कानून या कानून व्यवस्था सही ढंग से संचालित न की जा रही हो, तो वहां पर सैन्य शासन स्थापित किया जा सकता है, किया जा सकता है। अगर कहीं पे अशांति हो जाए या कानून व्यवस्था सही ढंग से न चलाई जाए या वहां पर दंगे हो जाएं, तो वहां पर सैन्य शासन स्थापित किया जा सकता है। सैन्य शासन का मतलब होता है सेना का शासन, यानी वहां पर जो हमारी सेना है वो राज करेगी, वहां पर सेना का शासन स्थापित किया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना। और अगर सैन्य शासन के दौरान वहां पर किसी सामान की या किसी भी ऐसी संस्था की अगर स्थिति होती है या नुकसान होता है, हानि होती है, अनन होता है, तो वहां पर हमारे संसद को ये अधिकार है कि वो उस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए कानून बना सकती है, या उसकी क्षतिपूर्ति भी हमारी संसद नियम या कानून के माध्यम से उसको पूरा करेगी। आप इस बात को ध्यान रखना। आज तक हमारे देश में कभी भी किसी भी जगह पर ये मार्शल लॉ जो होता है, इसको मार्शल लॉ भी कहते हैं, मार्शल लॉ, आज तक हमारे देश में कभी भी मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ है, यानी एक बार भी लागू नहीं हुआ है। तो आप इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करना चाहें आर्टिकल, मौलिक अधिकारों के अंतिम आर्टिकल की, यानी 35वें आर्टिकल की, तो इसमें क्या दे रखा है? तो इसमें दे रखा है, इसमें कुछ 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, यानी ये संसद को अधिकार देते हैं इसके संबंध में कानून बनाने को, संसद को अधिकार देती है हमारा आर्टिकल 35। और संसद ने इसके संबंध में क्या क्या कार्य कर सकती है? देखो, अनुच्छेद 16 का जो सब क्लोज 3 है, उसमें क्या है कि संसद नियुक्तियों का प्रावधान कर सकती है।
हमने 16 आर्टिकल के बारे में जो पढ़ा था, जिसमें लोक नियोजन के संबंध में दे रखा था, तो उसी में बताता है कि 16(3) में क्या कर सकती है हमारी संसद, नियुक्तियों का प्रावधान कर सकती है। एक जानकारी दी है इस बात की। और क्या है इसमें, उसके बाद है 2 में अनुच्छेद 32(3) क्या कहता है। 32(3) क्या कहता है कि अगर हमारी संसद चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों को भी याचिका दायर करने की परमिशन दे सकती है, अनुमति दे सकती है। तो किसमें क्या लिख रखा है कि हमारी संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय हैं, जो अन्य न्यायालय हैं, हमारे जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, इनको भी ये पावर दे सकती है। हाई कोर्ट को तो पावर है ही, उनके पावरों को बढ़ा भी सकती है, अन्य न्यायालयों को भी ये शक्ति दे सकती है। दे सकती है यानी याचिका दायर करने की, याचिका दायर करने की दूसरी बात है इसमें ये। उसके बाद तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है इसमें कि अनुच्छेद हमने अभी पढ़ा था 33 के तहत हमारी संसद अब सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों और पुलिस के जो मौलिक अधिकार हैं उनको कम कर सकती है। तो ये अधिकार भी हमारी संसद के पास है। हमने तीनों पढ़े थे, सुरक्षा बल, हमारी जो पुलिस और जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, उनके अधिकारों को सीमित कर सकती है। और चौथी बात है इसमें आर्टिकल 34, यानी जब मार्शल लॉ देश में लगा होता है और अगर वहां पर स्टे हो जाए या वहां पर हानि हो जाए किसी चीज की, तो हमारी जो संसद है वो कानून बनाकर उसकी स्थिति पूर्ति कर सकती है। तो ये बात लिखी है हमारे आर्टिकल 35 में। आप इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। हमने बात की मौलिक अधिकारों के संबंध में। देखिए कुछ पॉइंटों पे हम और बात कर लेते हैं। देखिए जब किसी राष्ट्रीय हित के विषयों का और मौलिक अधिकारों का टकराव होता है तो राष्ट्रीय हित के विषयों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यानी राष्ट्रीय हित का जब मौलिक अधिकारों से टकराव होता है, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जब इनकी आपस में टक्कर होती है तो राष्ट्रीय हित को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ज्यादा महत्व दिया जाएगा। आप इस बात को भी ध्यान रखना। और देखिए अगर हमारे देश में अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, और देखिए ये 3 तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। या तो हम पर कोई देश बाह्य आक्रमण कर दे, बाह्य आक्रमण कर दे, या हम किसी युद्ध में शामिल हो जाएं, भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए। और तीसरी बात है अगर हमारे यहां पर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सशस्त्र
विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। और इसके दौरान होता क्या है, जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो देखिए उस समय पे हमारे जो अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं वो क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। अगर हमारे देश में बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगे या हमारे युद्ध में शामिल होने के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगे तो हमारे अनुच्छेद 19 के तहत जो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं वो क्या हो जाएंगी, सस्पेंड हो जाएंगी। अगर हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगे तो अनुच्छेद 19 की जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो सस्पेंड नहीं होंगी। आप इस बात को भी मद्देनजर रखना। और क्या बात है, देखिए हमारे मूल अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं वो अपने आप सस्पेंड नहीं होते, ठीक है, स्वयं निलंबित नहीं होते, यानी वो स्वतः निलंबित नहीं होंगे। आप इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी जानकारी कौन सा आर्टिकल देता है कि जो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, तो इसकी जानकारी देता है मैं अनुच्छेद 358। देखिए 352 के तहत तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, लेकिन 358 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो निलंबित हो जाएंगी उनकी जानकारी देता है मैं आर्टिकल 358 यानी 358। और इससे अगला ही एक आर्टिकल है 359। वो क्या कहता है, 359 आर्टिकल में बताता है, वो भी मौलिक अधिकारों के संबंध में ही जानकारी देता है, तो हम इसके ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। 359 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय, यानी हमारे देश में जब राष्ट्रीय आपात लगा होता है तो उस समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं होंगे। ये जानकारी देता है हमारा आर्टिकल 359। 359 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद भी अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं होंगे। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हमने बात की मौलिक अधिकारों के संबंध में, ये हमारी तीसरी क्लास थी, तो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।